वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आज एक यूनिक टॉपिक में स्टेट ऑडिट, जो कि काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि इस पे वीडियो बनाई जाए। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बहुत लोगों को इस स्टेट ऑडिट का नाम सुनते ही डर लगता है। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आज आपका डर खत्म होने वाला है और आप बहुत ही आराम से स्टैट ऑडिट करवा पाएंगे और कर पाएंगे। तो मैं आपको वीडियो शुरू कर रहा हूं, लेकिन बीच में आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके। लिखी लिखाई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, जो भी इसमें चीज़ें हैं मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया है, या आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि स्टेट ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू सारे लीगल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। और उसमें बैंक हो गई आपकी, जीएसटी की जितनी भी डिटेल होती है, उसके रिटर्न्स हो गया, टीडीएस की सारे रिटर्न्स हो गया, उसके सारे डिटेल्स चेक होते हैं। वो मैं आपको आगे, एक लिस्ट है हमारे पास 2 पार्ट में, वो हम सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे और सारी एक एक चीज़ें बताएंगे। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टेट ऑडिट मैंडेटरी होती है। पहली चीज सारी कंपनियों के लिए होती है। अगर कोई भी कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए ये मैंडेटरी है। एलएलपी के लिए मैंडेटरी तब हो जाती है या तो उसका 40 लाख के ऊपर टर्नओवर हो या 25 लाख से ऊपर कैपिटल हो। एलिजिबिलिटी ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करते हैं। और उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो मैंने, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी होती है वो मैंने इसमें मेंशन कर रखा है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इसको दो पार्ट में कवर करूंगा क्योंकि ये काफ़ी टॉपिक लंबा है। तो पार्ट 1 में 1 से 25 तक है पॉइंट्स है, वो आप देखेंगे। पार्ट बी में 1 से 26 है। बेसिकली क्या होता है, ये एक लिस्ट होती है जो कि सीए के, अगर कोई स्टैट ऑडिट आपके यहाँ करने आएगा, मैं उस पर्पज से बताऊंगा। जैसे कोई मतलब अगर एम्प्लॉय है और वो स्टैट ऑडिट कराना चाहता है तो मैं उस पर्पज से बताऊंगा, क्योंकि मेनली सीए को तो इसके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन उन बंदों के लिए मैं बताऊंगा जो सीए नहीं है या जिन्हें स्टैट ऑडिट से थोड़ा सा डर लगता है। तो उसके पास से एक लिस्ट आती है, जो कि लिस्ट में आगे डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ से समझने वाली बात स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हमारे 2 पार्ट हैं और कुछ पॉइंट पार्ट ए में हैं और कुछ पॉइंट पार्ट बी में हैं। डायरेक्ट टैक्स की जो चीज़ें हैं वो पार्ट ए में हमने कवर किया है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स की चीज़ें होती हैं वो पार्ट बी में कवर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी सीए आएगा तो ये सारी डिटेल आपसे मांगेगा। कुछ डिटेल आप बना के रखेंगे, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक फाइल बनाएं और लिस्ट उठाएं और सबकी फोटोकॉपी लगाते जाएं। 2 सेट बनाएंगे, एक सेट वो वेरिफिकेशन के लिए अपने साथ ले जाएगा और एक सेट आप अपने लिए ऑफिस रिकॉर्ड में रखिएगा। ऑफिस रिकॉर्ड में रखने वाली चीज आपको इसलिए काम आती है, जब कभी आपका केस लगता है तो आपको बहुत आराम से और इजीली ये सारी चीजें आप उसमें से निकाल पाएंगे। ये जो लिस्ट है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहे हैं। आप लोग इसे इजीली वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप डाउनलोड यहाँ से नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं अपनी मेल आईडी दे दूंगा, और आप मुझे मेल करके भी ये मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पार्ट ए। सबसे पहली चीज, मैं आपको इसमें देखिए, लिखे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनका क्या मतलब होता है वो हम आपको आराम से एक एक करके बताएंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया है और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा। देखिए, जहाँ स्टार्टिंग होती है तो पहले तो उसकी जो बेसिक डिटेल होती है,
कंपनी के रजिस्ट्रेशन, उसका पैन, उसका बाकी चीज़ें जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे उसका मतलब एड्रेस हो गया और डायरेक्टर की डिटेल हो गया, वो तो आप लगा लेंगे आराम से सबसे पहली फाइल में। ठीक है, इसकी दो फाइल बनाइएगा दोस्तों, एक पार्ट वन की, पार्ट टू की। ठीक है, उसमें सबसे पहला बैंक कन्फर्मेशन, उसके उसके नीचे रिकॉन्सिलेशन लगाएंगे आप, और बैंक का वो लगाएंगे। अगर आपके यहाँ देखिए, हमारी जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी है, तो हमारे में काफ़ी चीज़ें हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत हो, कुछ चीज़ें न ज़रूरत हो। बैंक गारंटी, मार्जिन मनी, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो इनके भी कंफर्मेशन आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप फॉरेन में डील करते हैं तो जो आप टीटी करेंगे या कोई भी पेमेंट करेंगे, उसके लिए आपको एसबीआई से रेट्स लेने पड़ते हैं, एक्सचेंज रेट। तो वो आप दोस्तों लेके रखिएगा, अगर आप पे अप्लाई होता है तो। नहीं अप्लाई होता, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ऊपर के पॉइंट बैंक रिकॉन्सिलेशन सब में होता है, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप में नहीं है तो। अगर है तो आप ले सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ रिकॉन्सिलेशन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें कहा जा रहा है, प्लीज एक्सप्लेन द सिस्टम फॉलोइंग। हाँ, ये कह रहा है कि जितने भी डेटर्स हैं, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, अगर उनका प्रीवियस, मतलब जैसे आप 19-20 का, 19-20 के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अगर 18-19 में उनका कंफर्मेशन हुआ है तो उसकी फाइल दीजिए, ताकि वो उनका ओपनिंग मैच करा सके, वो चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें ये है कि ये जो पॉइंट बी है, इसमें ये है कि आप एक लेटर लिखो सारी पार्टीज को, सारे डेटर्स क्रेडिटर्स को, कि वो हमारे जो सीए हैं, ठीक है, वो हमारे सीए को डायरेक्ट अपना बैलेंस कंफर्मेशन भेजें, क्योंकि आपके पास भेजेंगे तो हो सकता है आप चेंज नहीं कर लें। इस वजह से अगर किसी पार्टी का 25 लाख से ज़्यादा बैलेंस है, ठीक है, ट्रांजेक्शन है, और उसका नील बैलेंस भी है, तब भी उसका लेना है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। बहुतों में क्या होता है, अगर आपका बैलेंस नील है तो आप कंफर्मेशन नहीं लेते, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन 25 लाख से ऊपर है तो आपको मैंडेटरी है। पार्टी जिसका 5 लाख से नीचे है उसकी खास जरूरत नहीं है। अगर आप रिलेटेड पार्टी से आपको लेना है, AS 118 में लिखा है, बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड, बैलेंस कंफर्मेशन रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी बहुत लोग हैं जिन्हें पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता, जैसे ग्रुप ऑफ कंपनी है, ठीक है, अगर आपकी एक, जैसे राधा कृष्ण ग्रुप है, उसमें राधा कृष्ण इंटरप्राइजेज, राधा कृष्ण एलएलपी, राधा कृष्ण लिमिटेड कंपनी, राधा कृष्ण फलाना, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे जैसे उसकी कंपनियां हैं, तो वो सारी कंपनियां जिससे जिससे अगर आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर आप में बैलेंस है, तो आप उनसे बैलेंस कंफर्मेशन लेंगे, चाहे 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन हुआ हो। रिलेटेड पार्टी का मतलब ये है। ग्रेचुटी और इनकैशमेंट, ये आप कंफर्मेशन लेंगे, एक सीए से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर ग्रेच्युटी और लीव इनकेसमेंट है तो आपको किसी दूसरे सीए को एक लेटर देना पड़ेगा, और उसके बाद वैल्यूएशन होगी, और वो उसे बाई अपने लेटर हेड पे वो सारी चीज़ें कंफर्म करके देगा। उस चीज़ की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर वीडियो स्किप करेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी, क्योंकि ये कोई शॉन्ग की वीडियोस नहीं है। अब ये चीज़ें क्या है, सारे चालान हैं जो कि दोनों में लगते हैं, हम आपको बता दें। ये डायरेक्ट टैक्स में भी, डायरेक्ट टैक्स वाली फाइल में भी लगेगा, इनडायरेक्ट वाली में, तो इसकी दो दो कॉपी कर लीजिएगा। टीडीएस के चलान है तो आप जानते ही अच्छे से। अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर
3 साल या 3 साल से ज़्यादा जो भी, अगर आपके केसेस जितने भी चल रहे हैं, सारी केसेस की कॉपी चाहिए। सो कॉस्ट नोटिस है तो उसकी कॉपी चाहिए, डिमांड है तो उसकी कॉपी चाहिए। ये नीचे सारी चीज़ें लिखी हैं, जो भी डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट की चाहिए। पीएफ हो, एसआई हो, लीवर कोर्ट हो, कस्टम की हो, एक्साइज की हो, सेल्स की हो, इनकम टैक्स की, जिसकी भी है, ये पूरी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। वैसे सारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा नहीं होते, या तो इनकम टैक्स का होता है तो सेल टैक्स का नहीं, सेल टैक्स का है तो इनकम टैक्स का नहीं, पीएफ का है तो इनकम टैक्स है, ऐसे ऐसे मतलब 2 या 3 केस होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं, लोग क्लियर तो करवाते ही रहते हैं। क्लोजर है तो उसकी कॉपी लगा दो। हाँ, अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, ये इसमें कोई समझने वाली चीज़ है नहीं। इसमें सर्टिफिकेट सारी चीज़ों की चाहिए। कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड का, ऑफिस इंप्रेस्ड है तो उसका। ये फिजिकल वेरिफिकेशन वाली बात जो है मैं बता दूँ, ये अगर आपके यहाँ इन्वेंट्री है तो ज़रूरत है, नहीं ये तो फिक्स असेट वाला है। ये फिक्स असेट वाला क्या है, जो आपके रजिस्टर हैं उससे आपकी सारी असेट्स मैच होनी चाहिए, टिक्ड होनी चाहिए, और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। ये उसके बाद ये इंटरनल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो स्टेट ऑडिट का बंदा चाहेगा तो इसे क्रॉस वेरीफाई भी करेगा। इन्वेंट्री अगर आपके यहाँ है तो इन्वेंट्री का आपको पता ही है, स्टॉक ऑडिट होता है, स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट आपको देनी है, इसमें वही कहा जा रहा है। फैक्ट्री है, अगर आपकी आपकी अगर वो है सर्विस कंपनी है तब जरूरत नहीं है, अगर सर्विस कंपनी नहीं है तो उसके जो भी लाइसेंस वगैरह वो आपको देनी पड़ेगी। ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको अगर जैसे आपको पोल्यूशन वाली है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले देते हैं ये सारी चीज़ें। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये आपके यहाँ सीएस होते हैं, उनसे मांगिएगा वो देंगे। डिक्लेरेशन ये 164 देंगे। ये दोनों चीज़ें अकाउंटेंट के लिए नहीं होती है, ये दोनों चीज़ें सीएस लेवल पे होती हैं, वो देंगे आपको। अगर आपके यहाँ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई डिपार्टमेंट चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट, उसके रिगार्डिंग फाइलिंग होती है जो कि सीएस करते हैं, और इसके भी पेपर आप ले लीजिएगा उनसे। ये फिजिकल वेरिफिकेशन है जो ऊपर लिखा है, वही चीज़ नीचे है, इसमें 2 बार देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार ठीक है। इनकम टैक्स पेड, फोटो कॉपी या टीडीएस सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट रिसीव अगर किए हैं बैंक से तो वो, टीडीएस का, बाकी सारी चीज़ें और भी किए आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस से रिलेटेड जो भी फोटो कॉपीज चालान या जो भी है वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर आपके ओपनिंग बैलेंस में कहीं मिसमैच है तो उसका एक सर्टिफिकेट और उसका रीज़न देना पड़ेगा। हमारे यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक से सेंक्शन है कुछ क्रेडिट लिमिट, अगर आपके यहाँ भी है क्रेडिट लिमिट तो उसका लेटर, स्टेटस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड, अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड है, टेंडर का है, कॉपी है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इसमें जो सारी चीज़ें हैं ये कवर हो गया लगभग, अब हम आपको पार्ट बी बताएंगे। लेकिन इस लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और ब्रीफ कर दूँ, फॉर्मेट सबका अलग अलग होता है सारे सीए का, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इजली इसमें से जो जो चीज़ें आपके पास हैं वो चीज़ें आप फाइल में लगा लीजिए, जो जो चीज़ें उसे बाद में बनवानी पड़ती है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा ये पार्ट बी में। पार्ट बी में अभी तो आप बीच में बताऊंगा आपको, इतना ज़्यादा आप अभी ना लें टेंशन, में आपको बताता हूँ। जैसे ये एएमसी एक्सपेंस है, स्टाफ वेलफेयर है, बिजनेस प्रमोशन है, तो ये ऑलरेडी आपके आपके सॉफ्टवेयर में तो होती ही होती हैं, वो देख चुके होते हैं। लेकिन इसका एक एक फॉर्मेट पे वो बनवाते हैं वो अपने रिकॉर्ड के लिए। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना आपको पहले बनाने की जरूरत है, जैसे जैसे वो बताते जाएंगे वैसे वैसे आप बनाते जाना, ठीक है। अब हम आपको पार्ट बी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप भूल तो नहीं रहे, नॉलेज के लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, आज के बाद आपको
स्टैट ऑडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आप ये लिस्ट अपने पास रखिएगा, जहाँ भी किसी भी कंपनी में अगर ऑडिट होता है स्टैट ऑडिट, ये आप लिस्ट निकालिएगा, इसके अकॉर्डिंग पेपर रेडी करके रखिएगा। बाकी स्टैट ऑडिट का जो बंदा आएगा वो जैसे जैसे बताता जाएगा उसके अकॉर्डिंग बाकी पेपर आप रेडी कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आपके फिगर जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में है और जीएसटी में है, तो आपको वो मैच करवाना पड़ेगा, आपको एक रिको बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आएगा तो उसे आप सबमिट करोगे, इसमें आप सारे रिटर्न्स की कॉपी के साथ रखोगे, फाइनेंशियल इसके अटैचमेंट रखोगे। ठीक है, सीआईएफ रिपोर्ट एक रिपोर्ट होती है, ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में होती है, तो इसका एक अलग फॉर्मेट है। अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा बाय कमेंट सेक्शन, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपसे कांटेक्ट भी ज़रूर करूँगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि सीआईएफ रिपोर्ट जो होती है वो एक चार्ट होता है कि हम फॉरेन से कितना सामान परचेज किए हैं और उस पर कितना फ्रेट लगा है और उस पर कितना इंश्योरेंस है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप इसको आराम से मेरे से अलग टॉपिक की इसका कवर कर लूँगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एक्सचेंज फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी में आपकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ से कोई बाहर गया है बिजनेस पर्पज़ के लिए, बिजनेस लाने के लिए कंपनी में, तो ऑब्वियसली है कुछ खर्च होंगे या कोई टेक्निकल फीस लगी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। सन्ड्री डेटर्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हैं आउटस्टैंडिंग है तो उनकी बिल वाइज डिटेल आप बना लो, कितने बिल पेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि आपने एक तरफ डेबिट लिखा एक तरफ क्रेडिट लिखा, दोनों को माइनस किया एक बैलेंस आ गया, ऐसा नहीं करना है। सारे को बिल वाइज नॉक ऑफ करना है, उसके बाद जो बिल बच रहे हैं उनको रखना है। आउटस्टैंडिंग वैसे भी डेटर्स की भी रखना है और फॉरेन जो डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं उनकी भी रखना है, दोनों की रखना है। देखिए यहाँ लिखा है इनवाइस वाइज डिटेल्स आउटस्टैंडिंग। ये देखिए, आप अगर ये सब जितनी चीज़ें करके रखेंगे उतना इजी रहेगा आपको स्टेट ऑडिट करवाने में। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। रिकॉन्सिलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, देखो ये देखो फिर वही चीज़ें हैं। अगर पीएफ है मान लीजिए तो रिको करके रखे हैं कि पीएफ जितना डिडक्ट हुआ उतना डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। जीएसटी का है, जीएसटी पेबल, टीडीएस पेबल का। और देखिए उसमें सिर्फ चालान मांगा था। देखिए दोस्तों, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ देखिए यहाँ जो है रिको मांग रहा है और यहाँ सिर्फ चालान मांगा था, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहाँ था ये, देखिए यहाँ सिर्फ चालान की कॉपी मांग रहा था, लेकिन यहाँ रिको मांग रहा है कि जितना जितना बन रहा है उतना आपने डिपॉजिट किया है कि नहीं। अच्छा टीडीएस में देखिए ये सैलरी का हो गया, कॉन्ट्रैक्टर का, रेंट का, जितने भी हैं सबका आपको एक बार चेक करना है। फिक्स असेट का मैंने आपको बता ही दिया, उसका तो क्या है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मोड वैट, सेन वैट, जीएसटी क्लेम जितना भी आपने कर रखा है, जीएसटी क्लेम जो भी कर रखा है, ठीक है, उसकी भी एक डिटेल बनती है और वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए सेनवेट की, कि आपने क्या 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 मतलब कि क्लेम किया है। और इसका एक फॉर्मेट होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस पर आपको बनाना है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। डिटेल ऑफ सेल फिक्स असेट, अगर कोई एसेट जो है वो फिक्स एसेट सेल हुई है तो उसका प्रॉपर पूरा पेपर होना चाहिए। डेप्रिसिएशन चार्ट आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन चार्ट आप पूरे डेप्रिसिएशन का चार्ट होना चाहिए इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग। और एक इनकम टैक्स का चार्ट होना चाहिए, आपको पता है दो डेप्रिसिएशन होते हैं, एक अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट और अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, तो दोनों होने चाहिए डेप्रिसिएशन चार्ट, ये कह रहा है। अगर कोई प्रोविज़न आप बना रहे हैं, प्रोविज़न इन द सेंस, अगर आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा मैं आपको बता दूं,
प्रोविजन का मतलब ये होता है कि जैसे खर्चा फॉर द ईयर है और उसका बिल नहीं आया, तो हम उसे उसका जो है जीएसटी जो है वो हम जो ईयर में बिल आएगा जब ही क्लेम करेंगे, लेकिन खर्च हम उसी टाइम में बुक कर देंगे, तो उसका एक प्रोविजन बनता है। रिलेटेड पार्टी का जो भी ट्रांजेक्शन है, रिलेटेड पार्टी मैंने आपको बता ही दिया रिलेटेड पार्टी क्या चीज़ होता है। रिकॉन्सिलेशन आप मार्जिन मनी वगैरह मैंने बता ही दिया कि उसका जब आप बैलेंस कंफर्मेशन ले रहे हो तो पहले तो रिको करोगे ही। एमएसएमई एमएसएमई का जो भी है उसका रिको तो जब हो ही रहा है तो सारा ही होगा, उसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं आधा अधूरा होगा। लिस्ट ऑफ कंपनी मेड परचेज, हाँ वही है, मतलब उसका रिको मांग रहा है। कॉपी और सर्टिफिकेट ऑफ अंडर एमएसएमई, जितने भी एमएसएमई हैं, अगर आप एमएसएमई बोल रहे हैं कि ये एमएसएमई, उनकी सबकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ इनकम टैक्स जो भी है, एफडीआर हैं, टीडीएस डिडक्टेड ऑन एफडीआर है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। हाँ, अब ये बता दो अदर डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें क्या होता है ना, ये सारी चीजें मैं आपको एक बात बता दूं, ये डिटेल उनका मेन पर्पज क्या होता है, वो मंथ वाइज सारी चीजें डलवाते हैं। अब जैसे रेंट है, तो रेंट तो ऐसा है नहीं कि अगर जनवरी से आ रहा है तो दिसंबर में आएगा और उसके बाद मार्च में नहीं आएगा फिर फरवरी में आएगा, ऐसा तो होता नहीं। वो एक रेगुलर होता है, तो वो ये फॉर्मेट पे डालने के बाद उन्हें ये चीज क्लियरिटी पता चल जाती है कि इसमें से किसी मंथ का बीच में स्किप तो नहीं हुआ है। इंश्योरेंस की डिटेल, रेट्स एंड टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट पेड, आरओसी। आरओसी आरओसी का डॉक्यूमेंट्स ये होता है जो भी सीएस फाइल करते हैं, तो आरओसी में उसके सारे डॉक्यूमेंट सीएस देंगे, उनसे आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन फॉरेन ट्रेवलिंग एक्सपेंस अगर डायरेक्टर ने किया है, मैंने आपको बता दिया रिलेटेड पार्टी का। इसमें क्या होता है, जो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ एक दूसरी कंपनी है जो कि मेन कंपनी है, तो डायरेक्टर उससे सारा खर्चा यूज़ करते हैं। हमारी वाली जो हमारी सब कंपनी है उसे यूज़ नहीं करते, तो हो सकता है आपके यहाँ भी यूज़ ना करें, लेकिन अगर यूज़ करेंगे तो डायरेक्टर्स की अलग से डिटेल बनेगी। ऐसा नहीं है कि फॉरेन ट्रेवलिंग डिटेल्स बन रही तो उसी में बन जाएगी, डायरेक्टर्स का अलग बनेगी। लीगल एंड प्रोफेशनल रिपेयर, बिजनेस प्रमोशन, स्टाफ, एएमसी, ये सारी चीज़ें तो आप बना ही लेंगे अकॉर्डिंग टू हिम, वो से पूछ के आप बना ही सकते हैं। डिटेल्स ऑफ बैलेंस एज ऑन फॉलोइंग अकाउंट, इन सब की बैलेंस की कॉपी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें तो आप बना ही सकते हैं, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। बैलेंस अगर वो मांग रहा है, बैलेंस इसका मतलब है कि इसके लीजर मांग रहा है, तो लीजर आप दे सकते हैं। यहाँ एक समझने वाली चीज़ है जो कि शायद हमने आपको, मतलब कि आप स्किप कर जाते, मेरा ध्यान ना रहता, तो ये डेटर्स जो देना है आपको 31 पे, वो एजिंग के साथ देना है। ये सारी चीज़ें वही हैं, 16 नंबर में ही कवर होती हैं सारी चीज़ें। डिटेल्स ऑफ कैपिटल एंड अदर कमिटमेंट, प्रोविजन हो गया, इनवॉइस डिटेल, फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉफिट एंड गेन। ये लॉस एंड गेन जो होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको पेमेंट आज, मतलब आपका इनवॉइस आ रहा है आज 70 रुपीज़ में है डॉलर, फॉरेन से रिलेटेड होता है, डोमेस्टिक पे नहीं होता। तो फॉरेन से जैसे सप्लाई आ रही है तो 70 रुपीज़, 70 डॉलर का रेट है, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो 72 हो गया। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो कभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस हो जाता है, जब वो तो रेट जैसे जैसे ऊपर नीचे होते हैं उनके अकॉर्डिंग। इंस्टॉलेशन इनकम एंड एक्सपेंस, अगर इंस्टॉलेशन आपके यहाँ है तो आप ध्यान से देखिए, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप आराम से ये पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा होता है जिसके बारे में हम पता तो हो ना,
जैसे हमारा कोई केस चल रहा है, ठीक है, अब उसके बारे में, उसकी लायबिलिटी के बारे में हमें पता नहीं। अगर हमने पे किया है तो उसके सारे पेपर रखें, और अगर उसमें कोई नोटिस है या कोई डिमांड वगैरह है किसी भी डिपार्टमेंट से है तो वो आप रखें। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब है, जैसे अब मान लीजिए आपकी एक प्लॉट आपने ले रखा था, ठीक है, अब प्लॉट पे केस चलने लगा, अब अचानक से उस पे केस, अचानक से उस पे आप अचानक से उस पे कोई नोटिस आ गया, उसकी आपने भरपाई किया, वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स अब है नहीं तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आपके यहाँ है तो ये सारी डिटेल हैं, आप बना लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपके यहाँ है, अगर आपके यहाँ तो आप ये सारी चीज़ें देंगे, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये एक ही दूसरी चीज़ है, यही चीज़ लास्ट में इसमें भी है कि बैलेंस कंफर्मेशन सारी पार्टीज़ के आपको लेना है। अगर आप बैलेंस कंफर्मेशन नहीं लेंगे तो और रिपोर्ट में लिख देगा। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। यहाँ तक तो हमने बता दिया, लेकिन आगे के प्रोसेस में ये होता है दोस्तों कि अगर अगर आपकी अच्छी बनती है, आप ऑडिटर के साथ बैठिए, रिव्यू करिए, और उसकी जो छोटी मोटी क्वेरीज हैं वो हटा दीजिए। जो बड़ी क्वेरीज हैं वो तो मैनेजमेंट तक जाएंगी ही जाएंगी, टॉप मैनेजमेंट तक। उसके बाद ये डिटेल टॉप मैनेजमेंट तक जाएगी, डिस्कस होगी, उसके बाद सारे इशू जो भी हैं वो रिजॉल्व होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमने टॉपिक अच्छे से कवर किया है तो आप कमेंट में हमें थैंक्स लिख सकते हैं, और अगर आपको टॉपिक में कोई कमी लग रही है, आपको लग रहा है कोई कंटेंट छूट रहा है, या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी कवर होनी चाहिए, या इसमें से कुछ ऐसे जैसे CIF हो गया, ऐसी ऐसी अगर कोई भी चीज़ आपको, रिलेटेड पार्टी हो गया, ऐसी चीज़ें अगर कोई और नॉलेज चाहिए आपको, डेप्रिसिएशन चार्ट का फॉर्मेट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू कमेंट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।